ठीक है बच्चों, तो आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, थोड़ा तो आपने इंट्रोडक्शन आपने 9th में पढ़ाई होगा, पॉलिनोमियल क्या होता है। हम यहाँ पे एक बात देख लेते हैं, पॉलिनोमियल होता क्यों है? हमको ये तो पता होता है कि क्या होता है पॉलिनोमियल। अल्फाबेट अगर हम मैथ्स में जोड़ दे, इंग्लिश और मैथ्स का जो मिलन है वही पॉलिनोमियल होता है। ये हमको बेसिक नॉलेज है, बट होता क्यों है ये पॉलिनोमियल, यही तो नहीं पता। तो चलो वो देख लेते हैं। आज हम एक गेम खेल लेते हैं। आप वो सुहानी शाह को जानते हो, जादूगरनी? हाँ, आपको आज वो बनना है। ठीक है, माइंड रीड करना है मेरा। ठीक है, वो बन जाओ या फिर वो छोटा भीम की बुरी जादूगरनी बन जाओ, दोनों सेम ही है, मेकअप हटा दे तो। ठीक है, तो आज आपको वो जादूगरनी बन के मेरा माइंड रीड करना है। ठीक है, मैंने अपने माइंड में एक वॉल नंबर सोच के रखा है। ठीक है, कौन सा सोच के रखा है मैं क्यों बताऊंगा, माइंड रीड करो भाई मेरा। एक वॉल नंबर सोच के रखा है, आपको बताना है वॉल नंबर कौन सा है। मैं क्लू देता हूँ, हाँ देता हूँ ना। वो वॉल नंबर जो है उसका मैं स्क्वायर करूँ, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर उसी वॉल नंबर को उसमें ऐड कर दूँ, तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 22। चलो बताओ भाई, मैंने कौन सा वॉल नंबर सोचा था? डिफिकल्ट है? चलो पॉलिनोमियल की मदद से थोड़ा इजी बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मैंने एक नंबर सोचा था, अब कौन सा सोचा हमको पता ही नहीं है, तो हमने खाली स्पेस ले ली, उसका हमने कर दिया स्क्वायर, उसको कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, फिर क्या किया था हमने, उसी वोल नंबर को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो मेरा आंसर क्या आ रहा था? मेरा आंसर आ रहा था 22। अब ऐसे खाली स्पेस रखना तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इन फ्यूचर हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें होगी जो हमको पता नहीं होगी, बहुत सारी वैल्यूज होगी जो हमको पता नहीं होगी। ऐसे खाली स्पेस रखते गए तो हम कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये खाली स्पेस कौन सी है, कौन किसके नंबर की है, किसने इमेजिन की थी, हमको तो पता ही नहीं रहेगा। तो इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या रखा, एक अल्फाबेट, कोई भी एक, मान लीजिए एन, हमने यहाँ पे रख दिया अल्फाबेट। ठीक है, कि एन जो है वो वोल नंबर ऐसा है जो मैंने सोच रखा था, उसका हमने स्क्वायर किया। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस वही वोल नंबर हमने प्लस किया, तो आंसर क्या आता है? 22। यही क्या है? यही तो है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वर्ड एक टर्म है पॉलिनोमियल। ऐसे एक दूसरा टर्म भी आता है फंक्शन, और एक आता है इक्वेशन। हम इन सब में फर्क क्या है भाई? अब ये जो बना है ये इक्वेशन है। क्या है ये? इक्वेशन, जहां पे इज इक्वल टू भी है और इज इक्वल टू की दोनों साइड है, वो क्या हो जाता है? इक्वेशन हो जाता है। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस n माइनस 22। कुछ नहीं किया मैंने, ये 22 को इस साइड ले लिया और यहां पे मैंने एफ एक्स रख दिया कि मेरा ये फंक्शन है जिसमें मैं एक्स नहीं होगा, यहाँ पे n होगा, क्योंकि n का फंक्शन है ये। यहाँ पे मैं कोई भी n पास करूंगा। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरह की मेथड होती है। जैसे हम कंप्यूटर होता है जिसमें इनपुट डालते हैं आउटपुट निकलता है, वैसे फंक्शन भी एक तरह का कंप्यूटर होता है जिसमें हम n जो है वो इनपुट डालते हैं और एफ एक्स जो है वो हमको कुछ आउटपुट देती है। जैसे यहाँ पे इनपुट में 0 डालू, n इज इक्वल टू 0 डालू, तुमको आउटपुट क्या मिलेगा? माइनस 22 मिलेगा। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है? एफ एन जो है वो हमारा एक कंप्यूटर है, मेथड है। ठीक, अब इसी मेथड को हम एक पॉलिनोमियल की तरह दिखे तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। कुछ नहीं है, फंक्शन का एक टाइप है पॉलिनोमियल, और कुछ नहीं है। फंक्शन में क्या होता है, ऐसे कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, पर पॉलिनोमियल में यहाँ पे जो पावर है, जो डिग्री है, वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। फंक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बट पॉलिनोमियल में ऐसी कंडीशन के यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे भी जो पावर है, वो सारी पावर वोल नंबर होनी चाहिए। फंक्शन और पॉलिनोमियल में इतना फर्क है और इक्वेशन में इतना फर्क है। ठीक है, फंक्शन पॉलिनोमियल समझ आ गया। अब हम समझ लेते हैं ये जीरोस क्या होते हैं। चलो, हमने एक इक्वेशन बनाई थी ये वाली, 5n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 22। ठीक है, एक नंबर था, आपने अभी तक ढूंढा नहीं वो नंबर क्या है। ठीक है, अब यहां पे n की ऐसी कोई वैल्यू जो मैं यहां पे पुट करूं,
जिसकी मदद से ये जो मेरी इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे इस इक्वेशन के रूट्स और एक इक्वेशन के जीरोस, पॉलिनोमियल के जीरोस। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे फॉर्म में तो होता नहीं, पॉलिनोमियल ऐसे फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल, और इसमें x की ऐसी वैल्यूज, x की ऐसी वैल्यूज कि इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, पॉलिनोमियल को क्या कर दे भाई, जीरो कर दे, ऐसी x की वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस, ठीक है, समझ आ गया। अब डिग्री भी पता ही होगा आपको कि ये जो पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और उसी से हमको पता चलता है कि हमारे जीरोस कितने हैं। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में वो 2 है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरोस होंगे। अगर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो हमारे जो पॉलिनोमियल है उसके 3 जीरोस मिलेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर आपका चैप्टर है उसमें आपको पढ़ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो। क्या हो भाई, 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो, ये लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 ना लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू 0 नहीं होता, इज इक्वल टू आता ही नहीं है, वो फंक्शन है एक टाइप का। तो यहाँ पे px लिख सकते हैं, ठीक है। एक z का लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर y का लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। बट क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल है, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। मैक्सिमम पावर क्या है, हायर पावर क्या है, 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ये सारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड होता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्म है प्लस सी, ये जो फॉर्म है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, ये टर्म ही निकल जाएगी पूरी। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, पर ए 0 हो सकता नहीं है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम बात करते हैं जीरोस पे, ठीक है। ये इक्वेशन तो रहेगी, ये हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। हमको जानना ही है मेरे दिमाग में कौन सा नंबर चल रहा था, मेरे को खुद को नहीं पता है कौन सा चल रहा था भाई, हम देखेंगे, ठीक है। सुहानी साहब को टक्कर देंगे हम। चलो अब जीरोस की बात कर लेते हैं कि जीरोस होते क्या है भाई। तो जीरोस हमने पता चल गया होते क्या है। अब उसको निकालने की मेथड तो हमें देखनी, वो देखते हैं। अब बहुत सारी मेथड से हम जीरो निकाल सकते हैं, पर ये जो चैप्टर है आपका पर्टिकुलर चैप्टर, उसमें 2 मेथड दी गई है। एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा है फैक्टराइजेशन से, ठीक है। पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे। मान लीजिए कोई भी ऐसे ऐसे आपका एक ग्राफ है, क्या है, ग्राफ, ठीक है। इसमें आपकी ये हो जाती है एक्स एक्सिस और ये हो जाती है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे आप रखोगे कौन, क्या रखोगे, एक्स। कोई भी इक्वेशन मान लीजिए ये वाली इक्वेशन है, इसमें ये जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, और वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी पी एक्स, यानी ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये एक फंक्शन की तरह ही वर्क करेगा अभी, ठीक है। ये पी एक्स की जो वैल्यू है वो वाई पी, हमने जैसे पहले पढ़ा था पी एक्स का एक कंप्यूटर की तरह है। हम इनपुट डालेंगे आउटपुट मिलेगा, एक्स की वैल्यू डालेंगे हमें वाई पी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू चेंज होती है वैसे हमें वाई की वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी हमने एक इक्वेशन ले ली, मान लीजिए हमने लीनियर इक्वेशन ले ली। लीनियर से स्टार्ट करते हैं भाई, क्वाड्रेटिक है बट लीनियर देख लेते हैं, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो ग्राफ है वो हमको ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, ऐसे। और
अब मान लीजिए x+1 लिख लेता हूं, तो इस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा भाई। ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा चेंज आ गया। अब इसमें जीरोस क्या होते हैं, इसमें जीरोस यानी कि ये x+1 जो है, ये px जो है, इसकी वैल्यू 0 होना। अब इसकी वैल्यू ग्राफ में कहाँ 0 हो रही है, तो ग्राफ में 0 हो रही है जहां पे x एक्सिस को टच करेगा। कहां पे, जहां पे x एक्सिस को टच करेगा वहां पे इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ऐसा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो x एक्सिस पे कहां पे कनेक्ट कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है वो देख लो। यहां पे टच कर रहा है तो ये जो पॉइंट है ये अपनी पॉलिनोमियल जो है उसका क्या हो जाएगा, जीरोस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक और हम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। इस बार का ग्राफ मान लीजिए ऐसा है, यहां पे दो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे कितने जीरोस मिल जाएंगे आपको, 2 जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं हो सकती, मान लीजिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, पी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस, वही ले लेते हैं 5n स्क्वायर प्लस एन प्लस -22। ये भी एक पॉलिनोमियल पे, इसमें तो n वेरिएबल है और यहाँ पे तो हमको x है, तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली x को n समझ लेना है, x एक्सिस को n समझ लेना है, और pn जो हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, सॉरी y हो जाएगा, और हमको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी 2-3 ग्राफ देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये इक्वेशन है, ये ग्राफ मिल रहा है हमें, इसमें ये जो है लाइन, ये दोनों पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस को ये लाइन कभी टच करेगी नहीं, और जब एक्स एक्सिस को लाइन टच नहीं करेगी तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, एक भी नहीं, ठीक है। तो 0 जीरोस, यानी कोई जीरोस नहीं मिलेंगे। ये हमारा क्या होगा, ग्राफ से हमें जीरोस फाइंड करना मिल गया। अब एक दूसरा फॉर्म देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन से हम देख लेते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देख लेते कैसे, इसी सेम इक्वेशन को लेते हैं, अब भाई इसका तार हम निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकाल ही लेते हैं कि भाई मैंने जो हमने दिमाग में सोचा था वो नंबर कौन सा, इसी सेम इक्वेशन को हम ले लेके ट्राई करते हैं। fx² + x -22, इसका हमें क्या निकालना है, 0। इसके जीरो निकालने के लिए इसके आगे हम लगा देंगे 0, क्योंकि 0 निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। जीरोस का मतलब ये ऐसा है कि ये पूरा वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, तो हमने = 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके 2 भाग करेंगे। एक भाग हो जाएगा, भाग करेंगे कैसे, भाग कैसे करेंगे कि ये 22 जो है और ये 5 है, दोनों काम करेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन, यानी 22 × 5, 5 दूनी 10, 110, 110 आ गया, ठीक है। अब 110 के ऐसे भाग 110 आ गया, इसके ऐसे भाग करेंगे, यहां पे आ जाए, कैसे भाग करेंगे, fx², यहां पे x जो है ना इसको हम स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट करने पर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 110 आ जाना चाहिए। देखते हैं कैसे स्प्लिट करते हैं, हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं 11x - 10x -22, देखो -22 = 0। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, हमने ये जो a था, जो हमारा स्टार्टिंग का ये कोफिशिएंट्स और ये कोफिशिएंट दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये माइनस साइन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम, पर इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर आ रहा है, -110, ये आंसर आ रहा है। तो जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, एक्स को भूल जाएंगे अभी, बाकी के जो कोफिशिएंट्स है दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या करें, 2 भाग में स्प्लिट करें, स्प्लिट यानी कि उसको माइनस प्लस करके, अगर मतलब 11x - 10x क्या आंसर आ जाएगा, +x, इन दोनों को जोड़ के भी ये आंसर आ जाएगा, इनको तोड़ के भी ये आंसर आ जाएगा। उसमें तो हमने कुछ
रॉकेट साइंस लगाया नहीं है, ठीक है। उसमें नॉर्मल हमने चीज करी, इसको हमने स्प्लिट किया, एक दो भाग पड़ा है, 11x माइनस 11x, दोनों को मिक्स कर देंगे तो x आ ही जाएगा, ठीक। 11x में से 10x जाएगा तो एक x आ ही जाएगा। बट इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये मिलता है। अब हमने क्यों किया ये, हमने ये इसलिए किया ताकि यहां से हमें कुछ कॉमन निकले। अब देख लेते कैसे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, हाँ, एक x निकलता दिख रहा है, तो x, बाकी बचा 5x प्लस 11, इन दोनों में कुछ कॉमन आता हुआ निकल रहा है, हाँ 2 निकल रहा है भाई, -2 निकल रहा है, सॉरी, 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब ये पूरे इक्वेशन में से 5x प्लस 11 निकल रहा है, पूरे में से निकाल लेते हैं। 5x प्लस 11 बाहर निकल गया भाई, क्या बचा x माइनस 2, और हमारा 0 तो था ही। अब ऐसा समझ लो कि a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू अगर 0 है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा a 0 हो या फिर b 0 हो, दोनों में से कोई एक भी 0 हो, किसी एक की वैल्यू अगर 0 हो तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए a की वैल्यू अगर 0 हुई तो पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, और b की अगर वैल्यू 0 हुई तो पूरा हमारा मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है तो इसमें भी या तो ये वैल्यू 0 हो सकती है, ये वाली वैल्यू, या तो ये वैल्यू 0 हो सकती है, तभी ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 की, वरना नहीं होगी। देख लेते भाई, पहला एग्जांपल ये 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, दूसरा एग्जांपल ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दोनों क्या हो जाएंगे और में, यानी दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा तो भी ये 0 होगा, दोनों अप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा, एक होगा तो भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, अगर x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो -11/5, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल जाएगी 2। अब याद कीजिए, हम जब सपोज कर रहे थे, हम जब दिमाग में एक नंबर इमेजिन कर रहे थे, तब वो नंबर कौन सा था, वोल नंबर था, और वोल नंबर ये है, ये वोल नंबर नहीं है, तो ये जो आंसर ये हमारा गलत है और ये आंसर सही है। हमने जो नंबर इमेजिन किया था वो नंबर 2 इज करेक्ट नंबर, ठीक है। आप तो बड़े जादूगर निकले भैया, आपने तो हमारे मन पढ़ लिया, हमारे मन में जो नंबर था वो पढ़ लिया, वाह वाह वाह, ठीक है। तो यही होता है और कुछ नहीं होता है, फैक्टराइजेशन से भी 0 फाइंड करना। ये 2 जीरोस मिले जिसमें से एक सही है एक गलत है, वैसे तो दोनों सही है, बट हमने कंडीशन लगाई थी कि जो नंबर मिलेगा वो वोल नंबर होगा, अगर वो कंडीशन नहीं होती तो ये दोनों नंबर क्या होते, सही होते, ठीक है। अब ये हमको मिल गए, इसके क्या मिले भाई, जीरोस, दोनों जीरोस करेक्ट है अगर हम वोल नंबर वाली कंडीशन ना अप्लाई करें तो। अब हम देखते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट का क्या खेल है भाई। अब ये 5x² प्लस x माइनस 22 ये हमारा पॉलिनोमियल था, इसके हमको जीरोस मिले। अब जीरोस को अल्फा और बीटा में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसमें करते हैं बेटा, अल्फा और बीटा में। एक हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा, 2 जीरोस मिलते हैं हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो हमको 2 जीरोस अल्फा और बीटा में रिप्रेजेंटेशन होता है। या फिर मान लीजिए कि हमने कोई इक्वेशन ही नहीं दी है, ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन है, तो इसके जीरोस हम लिखते हैं अल्फा और बीटा। क्या लिखते हैं भाई, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे हमारा जो मेन वेरिएबल है वो क्या है, x है, उसके अलावा जो है वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू है, वो कोएफिशिएंट्स और जीरोस है जिसका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। देखते क्या रिलेशन है। इनका रिलेशन ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा अगर जीरोस है उसका सम किया जाए तो वैल्यू आती है -b/a, ठीक है। सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था बचपन में, सबसे पहले हमने पढ़ा था समेशन। अब ये समझ लो, a तो हमेशा क्या आएगा, डिवाइड में ही ये आएगा, a हमेशा क्या आएगा, डिवाइड में ही आएगा। उसके बाद आ जाता है, तो इसको तो हम गिनते ही नहीं है, तो सबसे पहला टर्म आ जाता है b। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या,
बचपन में छोटे थे तब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन थोड़ी पढ़े थे, हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था प्लस समेशन। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा जीरो स्टैंडर्ड, जीरो स्टैंडर्ड में तो नंबर पढ़े थे, नंबर से हमको कुछ लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। फिर ये हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने समेशन पढ़े थे, हमने एडिशन पढ़े थे, तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी। फिर हमने पढ़े थे क्या, सब्ट्रैक्शन पढ़े थे, माइनस पढ़े थे, तो वो माइनस की साइन हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। फिर आ गया हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने पढ़े मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बी होता है सी बाई ए। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने सब्ट्रैक्शन पढ़े नहीं थे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव की साइन नहीं है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने कोई माइनस नहीं पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़े थे, इसलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। और ए तो हमेशा नीचे ही पड़ा रहेगा भाई, ए का काम वही है, जीरो स्टैंडर्ड वाले हमेशा नीचे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कोएफिशिएंट्स का रिलेशन हो गया, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। कोएफिशिएंट का जीरोस के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो जीरोस के साथ हमारा जो रिलेशन है वो ऐसा रहेगा। अगर आप प्रूव भी कर लेते भाई, इसी इक्वेशन से प्रूव करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है दोनों का समेशन जो है वो माइनस बी बाई ए जितना होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 11/5 + 2, ये हो जाता है 5 2 = 10 और 10 - 11 -1/5, -1/5 ही तो क्या है माइनस बी बाई ए, सेम ही तो हो रहा है। देख लो, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 5, सेम ही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो प्रूव हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लीकेशन देख लेते भाई, अल्फा इंटू बीटा में क्या आ रहा है, -11/5 × 2 इज इक्वल टू -22/5। क्या आ रहा है भाई, -22/5, सेम c बाई ए सेम है, c इज इक्वल टू -22, a इज इक्वल टू 5, सेम आ रहा है भाई। माइनस साइन नहीं भूलनी है भाई, माइनस साइन, c की जो माइनस साइन -22 है वो -22, माइनस साइन नहीं भूलनी है एबीसी में, ठीक है, समझ आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही रखते, और एक जो पॉलिनोमियल का डिवीजन है, डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही, वो एक पार्ट बचा हुआ वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।